आपसे पूछना चाहता हूं तेलंगाना के बारे में भी, क्योंकि आपने जेडीएस से टाई अप किया कर्नाटक में, बीजेपी और जेडीएस का। तो वैसे तो बीआरएस और बीजेपी का भी टाई अप उसी तरीके से संभवतः हो सकता था, आपने क्यों नहीं किया? तुम राहुल जी, आप पॉलिटिकल एडवाइजर जो अभी क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट कराते हैं सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं बन जाते? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। तो मुझे लगता है दुकान चल पड़ेगी आपकी। सर मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जर्नलिज्म में ही है, ये पॉलिटिकल और अच्छा, और आपसे पंगा लेना मतलब दूसरी साइड पे बैठ के, वो तो बड़ा ही खतरनाक है। मैं प्रोफेशनल पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा राजनीतिक जन्म भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और मेरा शरीर का मृत्यु भी भारतीय जनता पार्टी में होगा, इसमें कोई बदल नहीं। सर हम कुछ और स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे अभी हरियाणा में आपने जेजेपी का साथ छोड़ दिया, वहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं हुआ ठीक से, क्योंकि प्रधानमंत्री थे खट्टर साहब के साथ सभा में, उन्होंने खट्टर साहब की इतनी तारीफ की, लोगों को लगा कि भाई इनका तो पक्का हो गया, इतना ज़्यादा, अगले दिन जाके आपने उनको चेंज कर दिया। बेचारे खट्टर साहब भी सोच रहे थे। मैं मानता हूँ कि दो इश्यू अलग है। खट्टर साहब का हरियाणा में उपयोग करना या केंद्र में उपयोग करना, और खट्टर साहब कैसे व्यक्ति है। मोदी जी ने कहा खट्टर साहब बहुत पुराने कार्यकर्ता है, हमारे अच्छे नेता है, तो उनका उपयोग तो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है। अब आप इसका छोटा सा निकाल देते हो कि ये तय होगा कि इनके नेतृत्व में लड़ेंगे या वही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो आपका दोष है, मैं मानता हूँ। हमारा दोष है। सर देखिए, पत्रकारों को किनारे कीजिए, आपकी पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ सभा में सब सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या बोला, मेरी तरफ से ठीक से देखा, कैसे किया, वो सब उसी के लिए इंडिकेट करते हैं। आपकी एक आंख से आंख मिल जाए, उसी के लिए कई लोग यहाँ पे आए। उसमें इतना कुछ बोल दिया और अगले दिन जाके उन्हीं, मतलब कैसे बोलूं कि चेंज ही कर दिया। उसी को तो नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो आप जब इतना एडजस्ट कर रहे थे सब जगह, तो दुष्यंत चौटाला को भी एडजस्ट कर लेते, एडजस्ट क्यों नहीं किया उनको? जो जेजेपी पार्टी थी उससे क्यों नहीं एडजस्टमेंट कर पाए? देखिए, हमारा जेजेपी पार्टी से कोई खराब रिश्ता नहीं है, हम झगड़ा कर कर अलग नहीं हुए। उनकी कुछ डिमांड थी नंबर ऑफ सीट्स के लिए, जो हम पूरी नहीं कर सकते थे हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ और व्याप देखते हुए, तो अलग हो गए। इसमें क्या आपत्ति है भाई? वो ऐसा सोचते थे कि हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हमारा मानना था हम इतनी दे नहीं सकते, तो एक पॉइंट पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो अच्छे मूड में दोनों अलग हुए, कोई गाली गलौज नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, अलग हो गए। इसमें क्या है? और चुनाव से पहले हुए हैं, चुनाव के बाद नहीं हुए। सर हरियाणा से निकल के बिहार चलते हैं, वहाँ तो आपने इतने सारे पार्टीज़ को भर दिया है एनडीए में कि अब आपके लिए मुश्किल हो पा रहा है बैलेंस करना, क्योंकि बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान है, वो पशुपति पारस परेशान है कि भाई मेरा क्या। वो तो कह रहे हैं मैं हाजीपुर में भी लड़ूंगा, मेरे सारे एमपीज लड़ेंगे। अब समझ ही में नहीं आ रहा कि वो इस साइड पे हैं या उस साइड पे। अब तो आज तो अलग ही हो गए, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पंगा हो रहा है। ऐसा है कि सरफेस पर ऐसा दिखता है, आप थोड़ा धैर्य रखो, एक सप्ताह सब ठीक हो जाएगा और सब उचित जगह पे ही बैठे हुए मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस वापस, उनको सुनो, मतलब जो कह रहे हैं उसको इग्नोर कर दो। मैंने कहा ना, एक सप्ताह राह देखो। राजनीति में सभी का अपनी बात रखने का अधिकार होता है, सभी का जनता के सामने अपनी स्ट्रेंथ रखने का, स्ट्रेंथ के आधार पर डिमांड रखने का अधिकार होता है। जब मिलकर बैठते हैं और एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं और डिस्कस करते हैं, तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है और एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकल कर आता है। मुझे पूरा भरोसा है बिहार में एनडीए में कोई बिखराव नहीं होगा और बिहार की इस बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए